नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में एक समावेशित बलय की अक्ष पर कोई बिंदु है उस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि बलय की अक्ष क्या होती है और अक्ष पर वो बिंदु कौन सी जगह स्थित होता है। तो दोस्तों, यदि हम ये माने कि ये कोई बलय है, ठीक है ना, ये बलय का पृष्ठ होता है, ये जो सामने जो पृष्ठ है ये बलय का पृष्ठ होता है। अब दोस्तों, बलय इस टाइप की होती है, इसकी कोई भी त्रिज्या होती है। यदि इस बलय पर Q आवेश हो, हम ये मान लेते हैं कि ये जो बलय है इस पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, और वो इस पर समान रूप से फैला हुआ है। हम ये मान लेते हैं दोस्तों, इस बलय पर कितना चार्ज है, Q, और वो इस पर समान रूप से फैला हुआ है। तो दोस्तों, यदि इस बलय की त्रिज्या कैपिटल R हो, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है इसकी, यदि वो हम कितनी मान लें, कैपिटल R, तो इस पर जो आवेश घनत्व हम लिखेंगे वो किस तरीके से लिखा जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, चूँकि आवेश इसकी लंबाई पर फैला हुआ है, इसको जब आवेशित किया जाएगा दोस्तों, तो आवेश इसकी इस संपूर्ण लंबाई पर, जो कि परिधि की लंबाई के बराबर है, उस पर फैल जाएगा। इसलिए इस पर जो आवेश घनत्व लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कुल आवेश Q और इसकी परिधि की लंबाई, मतलब 2 पाई R। तो हम आवेश घनत्व लिख सकते हैं, इसके रेखीय रूप से वितरित है आवेश, इसलिए रेखीय आवेश घनत्व काम में लेंगे, और लैम्डा इज इक्वल टू लिखा जाएगा Q अपॉन 2 पाई R। तो ये तो बलय के लिए लिखते हैं दोस्तों हम, ये आवेश घनत्व लिखा जाता है। अब यदि हम बात करें कि इस बलय से बलय की जो अक्ष है उसकी बात करें दोस्तों, तो बलय की अक्ष क्या होती है कि दोस्तों, ये जो बलय होती है ये इसका पृष्ठ है, इसके लंबवत जो रेखा जाएगी इस तरीके से, वो इसकी इस तरीके से जो रेखा होगी दोस्तों, वो इसकी अक्ष होगी, जिसके सापेक्ष ये बलय घूर्णन कर सकती है। जैसे मान लिया ये अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष ये बलय ऐसे घूर्णन कर सकती है। तो इसकी अक्ष यदि हम बताएं आपको, तो इसकी अक्ष इस तरीके से होगी। और जब हम इस अक्ष पर कोई बिंदु, कोई वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लिया यहाँ कहीं है, और उस पर हम कोई वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो बलय है, इस बलय पर हमें एक अल्पांश मानना पड़ेगा। जैसे मान लिया दोस्तों ये कोई बलय है, हम क्या करेंगे कि ये जो बलय है, इस बलय पर एक अल्पांश मान लेंगे, उसकी कोई भी लंबाई कैलकुलेट, कोई भी लंबाई दिखा देंगे, उसकी एक कोई अल्पांश माना जाएगा दोस्तों इस बलय पर। वो अल्पांश इसका एक भाग होगा इस तरीके से, ये हम मान लेते हैं, ये हमने इस पे एक अल्पांश बना दिया। इस पे अल्पांश बना देते हैं एक। तो दोस्तों, इस बलय पर ये मान लेते हैं ये कोई अल्पांश है, ठीक है ना, ये इसका भाग है, और ऐसे ही अल्पांशों से ये पूरी बलय मिलकर बनी हुई है। तो हम ये जब इस बलय की अक्ष पर जब वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लिया इसकी जो अक्ष होगी वो इस तरीके से बनाई जाएगी दोस्तों, इसकी अक्ष को हम इस तरीके से शो करेंगे, और ऐसे ही बलय रखी होगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब हमें यहाँ वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना होगा, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे
कि ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ बिंदु P पर। ठीक है ना, यहाँ कोई बिंदु P मान लेंगे और उस पर इस अल्पांश के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि ये पूरी वलय ऐसे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है, तो जब हम पूरी वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे तो ये जितने भी अल्पांश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकलेंगे उन वैद्युत क्षेत्र को सबको जोड़ दिया जाएगा और हमें इस तरीके से हम इस वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। हम जब डायग्राम बनाएंगे तो वलय को इस तरीके से रखा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो डायग्राम है, उस डायग्राम में ये जो वलय है वो वृत्ताकार ना दिखकर कैसी दिखेगी, दीर्घ वृत्ताकार। उसका पृष्ठ ऐसे होगा दोस्तों, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा। तो अब आगे आइए, आगे हम इस वलय से रिलेटेड डायग्राम बनाते हैं और वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हमको दिया गया है, वो कोई वलय है और वलय इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है ना। और इस वलय की अक्ष पर ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। ये जो बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने क्या कर लिया कि ये जो DE है, DL है, ये दो अल्पांश माने हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिंग पर हम एक अल्पांश मान लेते हैं। यहाँ 100 हमने 2 कर रखे हैं, कैलकुलेशन हम एक ही अल्पांश से करने वाले हैं। ध्यान रखना, कैलकुलेशन एक ही अल्पांश से होगी, ठीक है ना। हम यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। और ये जो वलय है, इस वलय की त्रिज्या दी गई है हमें कैपिटल R। इस पर आवेश और शो कर देते हैं दोस्तों। इस वलय पर जो नेट चार्ज है वो मान लिया +Q है। तो वलय को आवेशित और दिखा देते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें करने वाले क्या हैं कि सबसे पहले तो हम जो DL अल्पांश है उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। और चूंकि ये अल्पांश है DL, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा इससे वो भी अल्प होगा, ठीक है ना। तो DL अल्पांश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। वो हम मान लेते हैं कितना है, DE है, अल्प है। तो वो लिखा जाएगा दोस्तों KQ/R² से 1/4πε0 Q की वैल्यू। अब DL अल्पांश है तो अल्पांश पर आवेश भी कितना होगा, DQ होगा। इसलिए यहाँ हम अल्प आवेश ही काम में लेंगे, DQ। और दूरी कितनी है बिंदु P की, r दूरी है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम दोस्तों R²। इस तरीके से ये जो अल्पांश होगा उसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों, हमें ये r कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये है जो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैपिटल R इसका लंब है, X आधार है और कैपिटल R कर्ण है, ठीक है ना। तो ये चाहो तो आप A और B पॉइंट ले सकते हैं, ये A और B, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रायंगल AOP से, ठीक है ना, जो ट्रायंगल होगा AOP, उससे हम ये R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो r आएगा यहाँ ट्रायंगल AOP से। R² ही निकाल देते हैं, ये कर्ण है यहाँ। तो R² होगा कैपिटल R² प्लस X², ठीक है ना, R² प्लस X²। तो ये लिख सकते हैं हम। और रही बात DQ की, तो दोस्तों DQ भी लिखा जा सकता है। चूँकि यहाँ ये जो है अल्पांश है,
इस पर आवेश dq है, इसलिए अल्पांश पर जो आवेश घनत्व होगा वो हम इस तरीके से लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू आवेश बटे लंबाई। लंबाई कितनी है, dl है अल्पांश की लंबाई, इसलिए इसको लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। यहाँ से dq कैलकुलेट कर लेते हैं, तो dq निकल कर आएगा दोस्तों लैम्डा dl। अब ये लैम्डा dl हम यहाँ dq की जगह रख सकते हैं। इस तरीके से जो de कैलकुलेट होकर आएगा वो होगा दोस्तों 1/4πε0। dq की जगह लिखा जा सकता है लैम्डा dl, और आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो निकल गया इस अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब हमें इस कंप्लीट के लिए निकालना है, तो दोस्तों वो कैसे निकालेंगे। पूरी रिंग के लिए अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें बिंदु P पर, तो वो किस तरीके से निकालेंगे। दोस्तों डायग्राम में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ऐसे आती है, किसी एक थीटा एंगल पर, ठीक है ना किसी थीटा कोण पर होती है। तो इसको यदि हम डिवाइड करें इसके कंपोनेंट में, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा, जो क्षैतिज घटक होगा, वो हम लिख सकते हैं de cos थीटा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ होगी, de sin थीटा। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि ये जो आधी रिंग है, आधी रिंग के कारण ये जो ऊपर का पोर्शन है, इस पूरी रिंग के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक निकलेगा वो इस आधी रिंग के ऊर्ध्वाधर घटक को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो बाकी जो वैद्युत क्षेत्र आएगा दोस्तों वो de cos थीटा के कारण आने वाला है। तो जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा टोटल, वो निकलेगा de cos थीटा से। यदि हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें इस बिंदु P पर, तो वो लिखा जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा से। अब de cos थीटा का इंटीग्रेशन क्यों किया है, क्योंकि ये घटक एक तो हो गया, एक इस अल्पांश के कारण हो गया। अब हम पूरी रिंग के कारण निकालेंगे, तो अल्पांश के कारण तो हो गया, ये de cos थीटा निकल के आ गया एक अल्पांश के कारण। पूरी रिंग के कारण निकालेंगे तो de cos थीटा का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमें पूरी रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जब हम वैल्यू पुट करेंगे, de की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 लैम्डा dl आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और cos थीटा। अब दोस्तों वही AOP से हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा निकल के आएगा इसमें दोस्तों, जब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे वही ट्रायंगल AOP से, तो cos थीटा निकल कर ये आएगा आधार बटे कर्ण। यहाँ जो कर्ण है, कर्ण की वैल्यू रखी जाएगी दोस्तों, स्मॉल r की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है ना। तो ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ से। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ये सारा बाहर आ जाएगा, बाद में निकाल लेंगे चलो। तो यहाँ हम जब cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये निकल कर आएगा लैम्डा dl
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा लिख सकते हैं दोस्तों एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये लिखा जा सकता है। इसको जब दोस्तों हम आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों जब इसको सॉल्व किया जाएगा कंप्लीट को, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 1/2, ये तो हो जाएगी दोस्तों 3/2। ये दोनों कैलकुलेट होकर कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएल रखेंगे, अल्पांशों का, सभी अल्पांशों का योगफल, जो किसके बराबर होगा, पर्दी की लंबाई के बराबर होगा। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये जो लैम्डा जो डीएल है, वो जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है, इसको लिखा जाता है पर्दी की लंबाई के बराबर, क्योंकि सभी अल्पांश यदि हम जोड़ें तो पर्दी की लंबाई के बराबर आ जाएगा। तो लैम्डा एक्स अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ये हम लिख सकते हैं 2πr, क्योंकि आर इसकी त्रिज्या है। ये जो बलय है हमारी, उसकी त्रिज्या कितनी है, ये वाली बलय कितनी है त्रिज्या इसकी, आर है, कैपिटल आर। तो इन अल्पांशों को यदि हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो सभी अल्पांशों का योगफल पर्दी की लंबाई के बराबर आ जाएगा, इसलिए 2πr लिख दिया है। और जैसा कि हम आगे पढ़ चुके थे, चूंकि लैम्डा इज इक्वल टू पढ़ा था हमने दोस्तों, लैम्डा इज इक्वल टू पूरी बलय के लिए, तो पूरी बलय पर अब इस क्यू है और इसकी पर्दी पर फैला हुआ है 2πr, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्यू अपॉन 2πr लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ से Q इज इक्वल टू निकलेगा 2πr इंटू लैम्डा, 2πr इंटू लैम्डा। इस लैम्डा से 2πr मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा, Q। तो इस तरीके से जो विद्युत क्षेत्र निकल कर आएगा दोस्तों, फाइनली इस बलय के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो निकलेगा लैम्डा इंटू 2πr, ये तो Q हो जाएगा दोस्तों, इंटू एक्स अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से Q लिख सकते हैं, इसको पूरे को, ये Q लिखा जा सकता है। तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, E इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, ये तो हो गया QX अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ यदि हम लिमिट लगा दें, यदि ये जो कैपिटल आर है, मतलब बलय की जो त्रिज्या है वो x के मान से बहुत ज़्यादा है, आर इज ग्रेटर देन टू x, तो हम इस x को इस r की तुलना में नगण्य मान सकते हैं ना, इसलिए इसको नगण्य मान लिया जाएगा। तो जो विद्युत क्षेत्र है वो हम लिख देंगे दोस्तों QX अपॉन 4πε0, और ये तो हो गया 0 एक तरीके से, नगण्य हो गया, तो ये तो हो गया 0 एक तरीके से, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी बचेगी RQ। तो इस तरीके से दोस्तों हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन और बन सकती है दोस्तों, यदि x का मान ज़्यादा हो r से, तो फिर हमें इसको नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा r को। देखो दूसरी कंडीशन और दिखा देते हैं आपको, यदि x इज ग्रेटर देन टू r, ठीक है दोस्तों,
x की वैल्यू r की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो हम r को नगण्य मान सकते हैं। तब e की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, e लिख सकते हैं हम दोस्तों, e इज इक्वल टू लिखा जा सकता है qx अपॉन 4πε0। r नगण्य माना है तो नीचे आएगा x की घात 3, एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ दोस्तों e इज इक्वल टू आएगा q अपॉन 4πε0 x स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों और अधिक कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, हम आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मेंस और एडवांस तक ले जाएंगे। तो अभी तो दोस्तों बेसिक चल रहा है, बेसिक जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम बात करेंगे कुछ मेंस के कंसेप्ट्स की और कुछ एडवांस के कंसेप्ट्स की। तो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।